MRM with axillary clearance. सर कैंसर एक बड़ी गंभीर बीमारी है, इसके नाम से ही लोग डर जाते हैं। अगर दुर्भाग्य से किसी को डिक्लेयर होता है तो मरने से पहले मर जाता है, और साथ में जो उनके सहयोगी होते हैं उनके मन में तमाम भ्रांतियां होती हैं कि सिकाई कराने से मर्ज ठीक होता है या नहीं होता है, बजाय इसके कि उन्हें और दूसरे घाव, निक्रोसिस जिसे कहते हैं, ये हो जाती है। तो सर क्या ये सच है? आपका सवाल तो बिल्कुल अच्छा है, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, अधिकांश लोग बाग यही सोचते हैं कि सिकाई के कारण जलन, चमड़ी जल जाती है, काला पड़ जाता है। तो चमड़ी का रंग बदलता ज़रूर है, जलती नहीं है चमड़ी, छाला पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो जब सिकाई लगभग ख़त्म होने वाली है उस समय करीब 1-2 हफ्ते पहले उसमें चमड़ी में छाले पड़ जाते हैं, जो धीरे धीरे 10-15 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो आधुनिक मशीन आई हैं जैसे लिनैक वगैरह जो आए हुए हैं, उससे ये छाले की समस्या लगभग ना के बराबर हो जाती है। और इसमें कोई आग जैसी या हीट जैसी चीज़ नहीं होती है कि कोई रेत जा रही हैं तो उससे आपको महसूस हो कि ये गर्म हो रहा है, या जैसे चूल्हे पर रख दिया तवा उस जैसे जल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। ये लाइट जिसके अंदर अपन बैठे हुए हैं, ट्यूबलाइट की रोशनी हुई, बल्ब की रोशनी है, उसमें भी आपको रेडिएशन निकलता है, पर ये दिखाई देती है। उसमें जो किरणें निकलती हैं वो दिखती नहीं है, लाइट जैसी नहीं रही लगती है। और जो सिकाई नाम का शब्द है वो बड़ा मिसनोमर है। एक्चुअली ये रेडिएशन या रेडियोथेरेपी ये शब्द होना चाहिए। रेडियोथेरेपी लगी तो उससे थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि आदमी जल गया और ये हो गया वो हो गया, ना ही इसमें किसी तरह का कोई दर्द होता है। यानी सर ये सिकाई नहीं है, बल्कि किरणें जो हैं वो ट्यूमर को टारगेट करके उन्हें किल करती है। यस, इसको प्लान किया जाता है, इसीलिए डॉक्टर्स रहते हैं। ट्यूमर कहाँ स्थित है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, तो उसके बाहर जो चीज़ें हैं उन पे असर नहीं होता है। नई जो मशीनें आई हैं उस पर उन पर असर नहीं होता है, बाहर की टिश्यूज़ पर, और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से वो डिलीवरी होती है रेज़ की, ताकि सिर्फ वो बीमार वाले हिस्से में काम करें। सर ऐसा पता चला है, ऐसा लिटरेचर्स में और जर्नल्स में पढ़ने में मिलता है कि अब कुछ आधुनिक मशीनें हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिससे आप ट्यूमर को 3D लोकेट करते हैं और प्लानिंग करके ऐसा करते हैं। तो सर ज़रा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। अब जो मशीनें आ रही हैं, पहले ज़माने में एक्सरे से ट्रीट करते थे जिसकी पावर बहुत कम होती थी, किलोवाट में लोग बाग उसको ट्रीट करते थे, तो उससे स्किन जलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि जो ट्यूमर अंदर बैठा हुआ है उसका डोज डिलीवर करने के लिए, जो ट्यूमर को मार सके, हमें ज़्यादा रेज बाहर से देना पड़ती थी, और वो स्किन और सारी टिश्यूज़ के थ्रू ट्रैवल करती थी और वहाँ भी थोड़े थोड़े डिपॉजिट होती जाती थी, क्योंकि उनमें लो एनर्जी होती थी, तो वो वहाँ से लेके बहुत कम मात्रा में, अगर हमने 100 ऊपर दिया हुआ है तो अकॉर्डिंगली उसका 50% नीचे पहुँचता था डीपर टिश्यूज़ में, तो बहुत ज़्यादा डोज स्किन को लग जाता था। फिर आया कोबाल्ट में भी मेगा वोल्ट में रेडिएशन निकलता है, और उसमें जो रेज निकलती हैं वो भी काफ़ी हाई पावर की होती हैं, और वो डायरेक्ट जा कर के ट्यूमर तक पहुंच जाती हैं। एक सीमित जब मोटाई होती है ट्यूमर की या डेप्थ होती है, पेशेंट अगर बहुत मोटा होता है तो उसका जो डोज ट्यूमर तक पहुंचना चाहिए वो रास्ते में ही छन करके जाता है, तो स्किन वगैरह पे ज़्यादा डोज लगता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, स्किन पे तो ज़ीरो जाता है। और अब जो मशीनें आई हैं वो बहुत ज़्यादा, इससे करीब 3 से 5 गुना पावरफुल रहती हैं, तो उसमें क्या होता है कि डोज जो जहाँ हम डायरेक्ट करते हैं वहाँ सीधे पहुँच जाता है, बाकी की चीज़ें बाईपास कर देती हैं, तो वो जा कर के ट्यूमर को ट्यूमरोसाइडल डोज डिलीवर करती हैं, और ऊपर की टिश्यू उसमें कम रेडिएशन जाता है, वो जल्दी से अपना ठीक हो जाती है, इसीलिए उसमें रिएक्शन कम होता है। स्किन भी ब्लैकनिंग नहीं होती है उसमें, ना के बराबर होती है। सर देखा गया है कि जब ख़ास तौर से गांव में जो अशिक्षित समाज है उसमें जब खासकर महिलाओं में अगर ऐसी कोई शिकायत आती है, उन्हें कुछ एहसास होता है गड़बड़ चल रही है, कोई ट्यूमर गांठ, तो प्रायः वो उसे छुपाती हैं और शुरुआती दिनों में वो झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ती हैं। तो सर उनके लिए कोई संदेश दें कि वो इन चक्करों में ना पड़ें, या कैसे उन्हें जागरूक किया जाए कि वो डॉक्टर के पास आएँ, निकल कर डॉक्टर तक आएँ, अपनी समस्या बताएँ। देखिए,
कैंसर के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि जितना जल्दी ये पता लग जाए उसका उतना ही सटीक इलाज हो जाता है। अगर आप छुपा के रखेंगे, लेट स्टेज में आएंगे तो सिर्फ दर्द में आराम मिलेगा आपको, बीमारी कंट्रोल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बल्कि वो बढ़ती जाएगी। वो बढ़ती चली जाती है। चाहे वो रेडिएशन दें चाहे कीमो दें, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होते हैं, पर ठीक होते हैं, पर उसका रिकरेंस के चांसेस भी उतना ही बढ़ जाते हैं। और ठीक होने के चांसेस अगर अर्ली डिटेक्ट कर लें, इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट कर लें, तो उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। 80 to 90%, 95% क्योर रेट है इसमें। तो आपके शरीर में अगर कहीं कोई भी एबनॉर्मलिटी आपको नज़र आती है, सूजन हो, गांठ बन जाए, छाला हो, जो करीब 15 दिन तक ना ठीक हो इलाज करने के बावजूद, तो वो जाके किसी कुशल कैंसर रोग विशेषज्ञ से दिखा लेना चाहिए। शरीर में कई गांठें आती हैं, उस हिसाब से सर ऐसा कहा जाता है कि कैंसर के जो ट्यूमर होते हैं, जो गांठें होती हैं, वो निर्दोष होती हैं, उनमें दर्द नहीं होता। तो नहीं, सर क्या ये भ्रांति है? हाँ, पक्का भ्रांति है। ज़रूरी नहीं है कि कैंसर की गांठ में दर्द ना हो तभी वो कैंसर होगा ना। कुछ एक गांठें हैं जो फूलती जाती हैं, गांठ तो एबनॉर्मल है ना, वो फूलती जाती हैं, तो अगर वो नर्व एंडिंग पहले अफेक्ट कर देती हैं तो वो पेन वहाँ का ख़त्म हो जाता है। अच्छा। लेकिन मोस्टली ये होता है कि गांठ जैसी बनना शुरू होती है उसमें दर्द भी चालू हो जाता है। ठीक है, तो वो कोई भी गांठ हो लाइटली नहीं लेना चाहिए, कोई भी अल्सर हो लाइटली नहीं लेना चाहिए। कई बार बच्चों की आंखें होती हैं रात के अंधेरे में, जैसे बिल्ली की आंख चमकती है ना, उस टाइप की चीज़ें जब रोशनी पड़ती है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं। तो उस ये जो चीज़ें हैं वो रेटिनोब्लास्टोमा का एक लक्षण है, बच्चों में ये ट्यूमर पाया जाता है। तो उस पर सावधान होना चाहिए और फ़ौरन आके उसका इलाज करना चाहिए ताकि आँख बच सके। सिकाई करते वक्त दर्द होता है क्या? सर ये एक क्वेश्चन आ सकता है, लोगों में ये कुछ जिज्ञासा हो सकती है, भय हो सकता है कि क्या सिकाई के समय दर्द होता है? नहीं, दर्द को सिकाई कम करती है। जब ट्यूमर छोटा होने लगता है तो अपने आप दर्द वर्द सब गायब होने लगता है। तो ये कम्प्लीटली मिथ है, मिथ्या है ये सारी चीज़ें कि सिकाई लगाते समय दर्द होता है। उसमें पता ही नहीं चलता है, दिखती है नहीं वो रेज, और जो रेज लग गई हैं उनको पता भी नहीं चलेगा। तो सर एक और भी लोगों में भय होता है, बल्कि ज़्यादा उससे सशंकित रहते हैं कि बाल झड़ जाते हैं। तो बाल झड़ जाते हैं तो क्या फिर वो आ भी जाते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। बाल झड़ जाते हैं उस जगह के जिस जगह सिकाई लगती है। कोबाल्ट में ज़्यादा झड़ते हैं, लेनेक वगैरह में बाल नहीं झड़ते हैं क्योंकि स्किन को डोज जाता ही नहीं है, बहुत मिनिमल क्वांटिटी में जाता है। तो थोड़े बहुत बाल झड़ सकते हैं लेकिन वो फिर आ जाते हैं। कोबाल्ट में बहुत कम बाल आते हैं दोबारा, तो ये तो होता है, बाल झड़ते हैं उसमें। सर अगर आज उस एरिया में, ये नहीं कि पूरे शरीर के बाल झड़ जाएंगे, बस वो जहाँ पे सिकाई लगेगी उस जगह का जी। सर अभी जो आपने मशीन मंगवाई है, ऐसा लोग कहते हैं कि बीमारी से दुनिया डरती है, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि कैंसर इस मशीन से डरती है। इस मशीन के आने से कैंसर का और बेहतर इलाज हो सकता है। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, इस मशीन के बारे में। देखिए, जैसा मैंने बताया कि इसके पहले की जो यूनिट्स होती थी वो कोबाल्ट बेस्ड रहती हैं। तो इंडिया चूँकि पुअर कंट्री है, उससे सस्ता इलाज हो जाता है। एक बार सोर्स खरीद लिया वो चलेगा 5 से 10 साल, उसके ऊपर ट्रीट होते रहते चाहे जितना करें। अब ये जो मशीन आई है इसमें जब तक पावर सप्लाई नहीं जाएगी इसमें से रेज नहीं निकलती हैं, और ये बहुत हाई पावर की होती हैं जिसके कारण, और बहुत ही सटीक रहते हैं। इसके जो कोलिमीटर है, मतलब जो कंट्रोल करने का, बीम को कंट्रोल करने का या शेप करने का जो पावर है वो बहुत तगड़ा है। इसमें आप सब मिलीमीटर या मिलीमीटर के हिसाब से आप शेप कर सकते हैं ट्यूमर को कि किस जगह पे हमें सिर्फ इलाज करना है, और अलग अलग तरह से 360 डिग्री में किसी भी एंगल से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं ट्यूमर को। तो हम लोग जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो नॉर्मल टिश्यू हैं, उनको हम लोग रेडिएशन मिनिमल या ना के बराबर रेडिएशन देते हैं, और टिश्यू है उसको मल्टीफोल्ड डोज पहुंच जाता है। यानी ट्यूमर का कोई भी हिस्सा बचेगा नहीं जिसे हम मार ना सकें। यस जी सर। और ये संभव सिर्फ इस मशीन से ही है? इस मशीन से ही है, और इसमें स्पेयरिंग, जो नॉर्मल टिश्यू स्पेयरिंग है वो इस मशीन से बहुत अच्छी हो जाती है जी। ट्यूमर को डोज तो मिलेगा ही, पर नॉर्मल जो टिश्यू है वो बचेगी। और सर कहते हैं जो सिकाई के दुष्प्रभाव थे
वो इस वजह से इसमें कम है कि उसमें सोर्स यूज़ होता था, तब गामा रेज आती थी, और ये बगैर सोर्स के गामा रेज आती हैं। हाँ नहीं, तो इसमें एक्चुअली क्या है, जो सिकाई के साइड इफेक्ट होते हैं वो एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। जी इसमें हर तरह की एनर्जी है। आप अगर स्किन पे ट्रीट करना चाहो तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। जी अगर आप और डीप जाना चाहते हैं तो फोटॉन्स से ट्रीट करते हैं। उसमें भी बड़ी लंबी रेंज है, 6 MV से लेकर के 6, 10, 15, इतनी 3-4 तरह की इसमें दिए हुए हैं अच्छा। स्ट्रेंथ। तो ये वही बात होती है कि स्ट्रेन गन, मशीन गन और हायर आर्टिलरी, बैनेट फाइटिंग भी कर हाँ, सकते हैं जहाँ तो जैसी ज़रूरत। सब कुछ कर सकते हैं इस मशीन से। इतनी बढ़िया मशीन है ये। जबकि कोबाल्ट वगैरह में इतनी वैरायटी नहीं थी। ये बहुत ही वर्सेटाइल मशीन है। वर्सेटाइल मशीन है और शरीर के किसी भी हिस्से में इसकी रेंज पहुंच सकती है, जी, जहाँ जितनी accurately आवश्यकता होगी उतनी उतनी जाएगी। लीनर एक्सीलेटर जो हमने अभी लेटेस्ट लगाया है, उसमें बहुत ही 6D काउच है, जिसमें आप सोच सकते हैं 3D 4D तो आप लोगों ने सुना होगा, 6D नहीं सुना होगा। तो ये लेटेस्ट यूनिट के कमाल है। और इसमें जो ब्लेड्स लगी हुई हैं हमारी मशीन में, वो 2.5 mm, आप सोच सकते हैं 2.5 mm कितना छोटा है। बहुत ही महीन बाल से 2-3 बाल रख दो बस, उतने महीने। जी। तो उतनी एक्यूरेसी का ट्रीटमेंट हम डिलीवर कर सकते हैं। उस हिसाब से ट्यूमर को शेप करके और प्रिसाइजली हम उसको प्रिसाइजली वी कैन ट्रीट। सर, मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि आजकल हर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने के पहले गूगल करता है। यूट्यूब भी उसका एक ज़रिया है कि उत्तराखंड में फला साहब कैंसर का शर्तिया इलाज करते हैं आयुर्वेद के ज़रिए। फला दक्षिण भारत में केरल में कोई साहब हैं, वो किसी पेड़ की छाल मछली से खिलाते हैं, कोई हाँ पेड़ की छाल दे देते हैं, तो कोई इससे वो कैंसर का शर्तिया इलाज करते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में या इनको फॉलो करने वाले के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ है, ये हर एक आदमी आज की तारीख में कैंसर रोग विशेषज्ञ बना हुआ है और इनके पास कोई एविडेंस नहीं रहते हैं। जी एविडेंस इन द सेंस, आयुर्वेद, एक नाम तो नहीं लूँगा किसी भी पैथी का, एक सज्जन ने बताया कि साहब गले में कंठमाल हुआ था और वैद्य साहब ने बोला ये तो कैंसर है, और उन्होंने इलाज किया और ठीक हो गया मरीज। अब आपको यही नहीं पता है कि आपने इलाज क्या किया है और वो बीमारी थी क्या, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ठीक हो। इसके लिए आपकी प्रॉपर साइंटिफिक वे में बायोप्सी होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए, तब उसके बाद उसका इलाज हो। फिर चाहे कोई भी पैथी हो, अगर वो तब दावा करते हैं कि हमने ठीक कर दिया तो ये मान्य है। लेकिन होता ये है कि आदमी कीमोथेरेपी ले रहा, रेडियोथेरेपी ले रहा, उसके बाद वो बाबाओं के पास या जहाँ भी जाना हो XYZ जगह जाते हैं और उनका झाड़ फूँक करते हैं, तो जो इलाज यहाँ चला है वो अपने आप, क्योंकि इमीडिएट चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, उसमें 3 से 6 महीने लग जाते हैं धीरे धीरे रिड्यूस होने में। तो दवा इन्होंने यहाँ की कराई और क्रेडिट पर चला जाएगा दूसरी पैथी को, जिसमें वो जाके इलाज कर लेते हैं। लेकिन जब वही बीमारी दोबारा आती है तो फिर उनके पास जाओ, वो बोलते हैं नहीं साहब, पहले वाले डॉक्टर साहब के पास जाओ। या तो ये जो थेरेपी है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड थेरेपी है जी। और इसमें एक सिस्टम बना हुआ है कि हमें इस बीमारी का ये इलाज करना है, और ये बाकायदा साइंटिफिक वे में प्रूव किया और उनके गया जो परिणाम है उनका डेटा है। और उनके सबके डाटा अवेलेबल हैं। डाटा तो दूसरी पैथी वाली भी देते हैं, पर या तो आगे के डाटा गायब होते हैं या पीछे के गायब कर देते हैं। आगे का डाटा मतलब डायग्नोसिस ही नहीं है उसका, हाँ साहब हमें लगा कि कैंसर है, हमने ठीक कर दिया, जो वास्तव में वो कैंसर थी जबकि नहीं। वो था ही नहीं। जी। और पीछे के डाटा मतलब वो इलाज उन्होंने किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ बाहर में जाए, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। दोबारा उनके पास जाओगे तो वो भगा देते हैं सीधे। जबकि हमारे पास तो फर्स्ट स्टेज से लेकर के टर्मिनल स्टेज तक के सारे पेशेंट आते हैं और बाकायदा उनकी एक सिस्टम बना हुआ है कि किस मरीज़ को किस बीमारी को किस तरह से ट्रीट करना है। और जो ये सोचते हैं कि कैंसर की एक दवा निकल जाएगी उससे सारे कैंसर ठीक हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा। क्यों? क्योंकि कैंसर के बहुत सारी वैरायटी हैं और हर वैरायटी के लिए एक पर्टिकुलर दवा या 4-6 दवाइयाँ होती हैं या उनके कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। तो ये कभी संभव होगा ही नहीं कि एक रामबाण कोई दवा है उससे ठीक हो जाए सब। तो ये कभी सर, संभव नहीं सिकाई से संबंधित एक लोगों में बात चलती है, बड़ी सिकाई छोटी सिकाई। सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए, बड़ी सिकाई क्या ये है? डिफ्रेंशिएशन करने के लिए लोगों को बोला जाता है ताकि वो सही जगह पे पहुंच जाए। जी ठीक है, बड़ी सिकाई छोटी सिकाई कुछ नहीं होती है, सिकाई तो सिकाई होती है। जी। ये जो बड़ी मशीन से छोटी सिकाई हो रही है, मतलब 1-2 मिनट में हो जाती है, 1-2 कुछ सेकंड्स में हो जाती है वो सिकाई। अब उसको बड़ा बोलें या छोटा समझ नहीं आती है।
जो ब्रैकीथेरेपी होती है उसमें टाइम लगता है, जी। पूरा 10 घंटे 8 घंटे बेहोश करके उसको देना पड़ता है। मरीज को वहाँ रहना पड़ता हाँ, है। रहना पड़ता है, तो उसको वो बड़ी सिकाई कहते फिर भी उसको वो छोटी सिकाई बोलते हैं, बड़ी सिकाई बड़ी मशीन वाले से जो हो रही है उसको अच्छा। बोलते हैं। तो इस सिकाई का पैटर्न डिफरेंट है। और जो ब्रैकीथेरेपी है उसको नॉर्मली, ब्रैकी का मतलब छोटा होता है, हैं। जी। पास में होता है, छोटा जी। नहीं कहेंगे, पास में होता है, उसको लोग आगे उसको ब्रेकी थेरेपी एंड टेलीथेरेपी। हाँ, एंड टेलीथेरेपी। जी। तो टेली हो गई बड़ी सिकाई, ब्रैकी हो गई छोटी छोटी सिकाई। सिकाई, जी जी। तो ये तो मिसनोमर है, अब लोगों को समझाने के लिए वो बनाया जैसा गया है। मर्ज होगा उस तरह की सिकाई हाँ, करेंगे। जनरल पब्लिक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि भाई ये इस तरह की सिकाई है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, जी। वो वाली चीज़ें हैं। इसीलिए वो मिसनोमर है, बड़ी सिकाई छोटी सिकाई। पहली चीज़ तो सिकाई शब्द ही गलत है, जी बिल्कुल। ठीक है। ब्रैकीथेरेपी दे रहे हैं या आप टेलीथेरेपी ट्रीट कर रहे हैं, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, EVRT, तो इस तरह के टर्म्स होते हैं। मतलब सर आज आप ये कह सकते हैं दावे के साथ कि कैंसर एक बड़ी बीमारी है, गंभीर बीमारी है, बावजूद इसके चिकित्सा विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि यदि समय से मरीज आता है तो उसका समुचित इलाज होगा और वो ठीक भी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। 98% क्योर रेट होंगे स्टेज 1 में या अर्ली स्टेज में। सर हम लोग जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पर कुछ बीमारियाँ, कुछ कैंसर ज़्यादा आम पाए जाते हैं। जैसे महिलाओं में सर्विक्स कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर, और दूसरा ओरल कैंसर है, ये बहुत आम है। इसके लिए ख़ास तौर से बचाव के लिए कोई अगर पहले उठाए गए कदम लिए जा सकते हैं तो देखिए, ओरल कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर अर्ली स्टेज में पता लग सकते हैं। जी। ओरल कैंसर मतलब आपका मुंह पे देख रहे हैं कहीं भी घाव हो, मुंह के अंदर सूजन आ जाए अचानक, तो ये आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं। आसानी से इसका जल्दी से जल्दी बायोप्सी कराएं, और बायोप्सी जैसे ही आएगा, बायोप्सी से भागे नहीं। बायोप्सी में लोग वाग कुछ सोचते हैं कि साहब काट दिया तो ये फैल जाएगी बीमारी, जी सर। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने वो, क्योंकि ऑलरेडी कटा हुआ चीज़ है, उसमें से टुकड़ा निकाल के जांच में जाते हैं, जो कि प्रूव करता है किस तरह का ट्यूमर है, कैसा बिहेव करेगा, कौन सी दवा इफेक्टिव होगी, दवा लगेगी या सिकाई से काम चल जाएगा या ऑपरेट करके निकालना है। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिसाइड हो जाती हैं। तो बायोप्सी से आप भागें नहीं, उससे बिल्कुल फ़ौरन करवाएं, तत्काल रिपोर्ट लें और उसका इलाज चालू करें। तो जब तत्काल रिपोर्ट आएगी तो जल्दी आपका इलाज चालू होगा। जल्दी होगा इलाज तो अर्ली स्टेज में आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लोग बाग जैसे देखते हैं, तंबाकू जो हेड एंड नेक कैंसर के मेन कारण है, यहाँ की रहन सहन और खान पान की आदतें। रहन सहन में पुअर इकोनॉमिक स्टेटस होने के कारण खान पान तो अच्छा होता नहीं है। जी। तो लोग बाग तंबाकू हुआ, सुट्टा गुटखा हुआ, हुआ, सिगरेट्स हुए, जी। गुटखे, दोहरा, खैनी। यहाँ लोग बागों से पूछो आपने खैनी खाते हो, तो बोलते नहीं साहब पान खाते हैं। पान में क्या डालते हैं? तो तंबाकू डाल देते हैं साहब, वो खैनी मना कर देंगे। तो आपको सभी चीज़ें पूछना है कि कोई इस तरह की चीज़ें आप ले रहे हैं कि नहीं। तो ये खैनी और गुटखा, पान, बीड़ी, इन सब का ये जो हेड एंड नेक कैंसर है उसका मेन कारण यही है। अगर ये सुधर जाएं तो मोर देन 60% कैंसर वो हेड एंड नेक के रुक जाएंगे। दूसरा एक चीज़ और है, वायरल इटियोलॉजी। HPV वायरस जो होते हैं, अगर वो सक्रिय होते हैं शरीर के अंदर, तो उससे फीमेल को सर्विक्स कैंसर और मेल को ओरल कैंसर, एनल कैंसर, ये सारी चीज़ें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए आजकल सर्विक्स के कैंसर के बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चला हुआ है, जो 9 वर्ष की लड़कियों से लेकर के और 25, 30 वर्ष, 40 वर्ष की औरतों तक का लगता है। वो टीका लगाने से HPV वायरस ख़त्म हो जाता है, इम्यूनिटी बॉडी की बढ़ जाती है और कैंसर होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। सर ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने कि कुछ खास तरह के कैंसर को रोका जा सकता है टीकाकरण से। सर इनकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष है महिलाओं नहीं, महिलाओं की लगा तो बाद में भी सकते हैं, लेकिन उसकी एफिकेसी कम होती जाती है एज के साथ, क्योंकि ये वायरस है वो अपने आप धीरे धीरे इंटेंसिटी इसकी कम होती है। तो उसमें इसीलिए ज़्यादा एज की महिलाओं में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है। डॉक्टर साहब यहाँ लोग कहते हैं जैसे किसी को बीमारी का पता चलता है प्रारंभिक जांच में, तो उनके शुभचिंतकों का पहला वो सलाह होता है कि भाग जाओ, बॉम्बे चले जाओ, टाटा में दिखा लो। तो सर टाटा में ऐसा क्या है कि लोग टाटा में जाना चाहते हैं? क्या टाटा का इलाज यहाँ भी संभव है? देखिए, एक मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है लोगों का, और टाटा चूँकि बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, सारे विशेषज्ञ
अवेलेबल रहते हैं, हर ब्रांच के हैं, तो वहाँ जाकर के उनको एक संतोष हो जाता है। इलाज तो वहाँ भी वही होता है और यहाँ भी वही होता है। मशीनें वही टाटा में लगी हुई हैं, वही मशीनें हमारे यहाँ भी लगी हैं। तो लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन आप किसी को नहीं दे सकते हैं। वो जब वहाँ घूम आएगा, वहाँ जब लाइन में लगेगा, हज़ारों की भीड़ रहती है वहाँ पे, चाहे टाटा हो, चाहे एम्स हो दिल्ली का, चाहे कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ले लो। बड़े इंस्टीट्यूशन अगर प्राइवेट में जाते हैं तो बहुत महंगे हैं, और गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपका नंबर ही नहीं आते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप एक दिन जिस डॉक्टर को दिखाया, दूसरे दिन जब ओपीडी में जाएंगे कोई तीसरा ही मिलेगा, उस डॉक्टर से दोबारा दर्शन हो जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। तो एक सबसे बड़ी समस्या बड़ी सिटी में ये आता है। जी। आप ज़रूर जाएं दिखाने, ताकि आपको समझ में आए कि इलाज क्या होता है और कैसे होता है। फिर आप आकर के यहाँ इलाज कराएं, क्योंकि जो मशीनें वहाँ हैं वही चीज़ें यहीं हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, आप वो सब ले सकते हैं। सर, सुना है कि जो मशीन आपने खरीदी है वो काफ़ी अत्याधुनिक मशीन है, वही मशीन है जो बड़े इंस्टीट्यूशंस में रहती है। तो क्या अब इलाज जो टाटा में या एम्स में मिलता है वो यहाँ संभव है? बिल्कुल संभव है। और पहली चीज़ तो ये है कि मशीन बहुत महंगी है, और ये सब फाइनेंस किया हुआ है, बैंक फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट ने फाइनेंस की सुविधाएं रख छोड़ी हैं, इसलिए हम लगाने में सक्षम हो पाए। तो और इसका ये है कि जो मशीनें टाटा वगैरह में लगी हुई हैं, उसी का एडवांस वर्जन या सेम मशीन लगी मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन है, इसको चलाने के लिए 24 घंटे सप्लाई देना पड़ती है, अच्छी खासी बिजली खर्च होती है मशीन को। मतलब कि ये मशीन 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हो ना, सकती? ये चलती रहती है। जैसे एमआर में पावर सप्लाई ज़रूरी रहती है, वो भी 24 घंटे चलती है, लेकिन ये उससे भी बड़ी है, और इसको पावर सप्लाई की ज़रूरत 24 आवर्स प्लस एसी की ज़रूरत पड़ती है, ठंडी रहेगी मशीन। और गोरखपुर की जनता के लिए हमने ये व्यवस्था करी है। और इलाज कराने में कितना ज़्यादा खर्च आएगा, पैसे तो वहाँ भी लगते हैं, और जितने इजीली आप यहाँ पे ट्रीटमेंट ले लेंगे उतना बाहर लेना बहुत मुश्किल काम है। आप सुन रहे थे गोरखपुर शहर के प्रख्यात कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ए.के. चतुर्वेदी साहब को, जिन्होंने लोकहित में बहुत अच्छी जानकारियाँ दिया, जिससे आप बचाव भी कर सकते हैं और समुचित इलाज भी करा सकते हैं।